लाख 12,000 से 1.5 लाख करेंगे तो खर्चा होगा 65 करोड़। और बिल्कुल उम्मीद है कि सब आ जाएगा। मैंने कहा जयपुर फूड जो है वो टखने पे मुड़ता है यहाँ। हिंदुस्तानी और पाकिस्तान की फौज वाले आदमी क्यों मदद करोगे आप? ऐसी अजीब सी बात है कि हिंदुस्तानियों ने इस आदमी के पैर उड़ा दिए और हिंदुस्तानी वापस पैर दे रहे। पैर जो अमेरिका इंग्लैंड में है $10,000 का, हमारी कीमत तो है $70 की, 6,200 की लगा लो हिसाब आप। धार्मिक क्रिया है तो मैंने मजाक में कहा कि साहब देखो ऐसा है कि 50 करोड़ रुपया भीख मांगता हूँ मैं। बिगेस्ट बैगर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भिखमंगा मैं हूँ। विश्वास करोगे, जम के एक मुझे थप्पड़ लगाई। हम चाय नहीं पी सकते यहाँ। आज तक 50 साल में न तो चाय पी किसी ने यहाँ, न किसी को पिलाई। कि वो तो न तो मस्जिद में जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है। आपने मुसलमान नहीं रखा। 2 दिन में वीज़ा मिला। जो बीमार है उसकी सेवा के लिए तत्पर रहो, महावीर का आगम कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस पॉडकास्ट में हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है, जिनकी हम बात करेंगे और जिनको हम जानते हैं जयपुर फूड के नाम से। यदि उनकी संस्था की बात करें तो उनकी संस्था का नाम है श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो कि डॉक्टर D.R. मेहता ने 1975 के अंदर स्टैब्लिश करी थी। यदि संस्था की बात करें तो इस संस्था का एक ही विजन है, जितने भी विकलांग व्यक्ति है उनको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको विकलांगता से दूर करना। और इसके साथ साथ यदि हम इस बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कैसे उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया और किस तरीके से उन्होंने लोगों को हेल्प करके और उनकी विकलांगता को दूर किया। आज इस पॉडकास्ट में और भी हम चीज़ों के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ हम जानेंगे किस तरीके से उन्होंने एक संस्था को एक जगह से स्टार्ट करके पूरे वर्ल्ड वाइड लेके गए और जिसे आज हर देश के कोने में जाना जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत लोगों को कृत्रिम पैर देके और इसके साथ साथ उनके बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कराए, जिससे उन्होंने अपनी जर्नी को वापस से जीना चालू किया। तो आइए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम सर, आज हमारे इस पॉडकास्ट में। एंड सर सबसे अच्छी बात है कि आज मैं एक ऐसे पर्सन के साथ में बैठा हूँ जिन्हें कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, और मैं आज मिलाना चाहूँगा डॉक्टर मेहता सर से। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप लेके काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का आप मुझे थोड़ा परिचय दीजिए, क्या है और कैसे इसको आप रन करते हो। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की स्थापना में सन
1975 में कर पाया। मैं समझता हूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संस्था विकलांगों को कृत्रिम पैर लगाती है, पैर कट गए उनको पैर लगाती है। पोलियो हो गया, नया पोलियो केस तो नहीं आता, बहुत अच्छी बात हुई देश के लिए। तो पुराने केसेस आज भी बहुत हैं, उनको कैलिपर लगाना पड़ता है। फिर व्हील चेयर, साइकिल 3 पहिए की, क्रचेस और कुछ शेयरिंग एड लेटली हमने वो भी शुरू किया काम। तो विकलांगों को वापस रिहेबिलिटेट कैसे करें। आपके विकलांग की दशा समझिए, पैर कट गया, किसान था, ड्राइवर था, विकलांग हो गया, चल नहीं सकता, ओबेसिटी गई, चलेमान नहीं रहा, काम नहीं कर सकता, नौकरी गई, आमदनी गई, कमाए नहीं तो कौन परवाह करे सिवाय माँ और पत्नी के। और कई बार तो पत्नियां छोड़ के चली जाती हैं, तो इतनी दुर्दशा हो जाती है उनकी। और ज़्यादातर हिंदुस्तान में मैंने देखा कि 90 से 95% लोग जिनके पैर कटते हैं वो गरीब के कटते हैं। आप समझिए, पैर किसके कटते हैं? जो जमीन पे काम करता है, किसान हो, मजदूर हो, माइन में काम करता हो, ड्राइवर हो, राहगीर हो। अमीर आदमियों के बहुत कम पैर कटते हैं, बीमारी से कटे, वो अलग बात है। अब वो गरीब आदमी है, 90-95% गरीब है, और बिल्कुल वो इस स्तर पे आ जाते हैं कि आपको दया आती है। उनको वापस आप पैरों पे कैसा खड़ा करें, कैसा उनको जीवन में वापस आशा देना है, कैसे उनको जो इकोनॉमिक या आर्थिक जो रूप से वापस सक्षम बनाए। तो इसके लिए संस्था बनाई, और आज ये स्थिति है कि संस्था जयपुर में स्थापित हुई, हेडक्वार्टर्स यहाँ है, आधा काम यहाँ होता है, और हमारी 32 शाखाएं हैं। और कहाँ से? श्रीनगर में स्थायी शाखा है। आज कोई रहेगा श्रीनगर में? जब दंगे चल रहे थे उस वक्त था। हमारी शाखा हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, असम में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, रमजा अहमद, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तो और कई जगह 2-2, 3-3 राजस्थान में बहुत है शाखा है। राजस्थान तो सबसे पहले शुरू वहीं किया हम लोग। उसके अलावा हम करीब 100 कैंप करते हैं। हमारी टीम जाती है, सामान जाता है, टेम्पररी वर्कशॉप बनाते हैं और वही पैर लगाते हैं। तो आज ये स्थिति हो गई, इतना व्यापक हो गया काम कि पिछले साल मेरे पास 1,09,000 अलग अलग क्षेत्रों पे आधा, जैसे मैंने कहा काम जयपुर में होता है, आए 1,09,000 जिनको उपकरण दिए, पैर लगाए, साइकिल दी, व्हील चेयर दी, क्रचेस दी, कैलिपर दिए, शेयरिंग एड दी। और विदेशों में 3,000, तो 1,12,000 हो गए। पैर पैर एक साल में हमने लगाए 35,000। आप आश्चर्य करो, सारी दिल्ली में मिल के सारे सरकारी अस्पताल, बड़े से बड़े, नाम नहीं लूँगा मैं, अच्छा नहीं है नाम लेना, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सारे एनजीओस और सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल के 1,500 पैर नहीं लगा सकते साल में। हम लगाते हैं 35,000। ये क्या हालत मुंबई की है। बाकी दूसरे जगह बात छोड़िए कि 200 गई, 300, 500 पैर लगते हैं खुली साल भर में। इस साल हमारा आइडिया है कि हम 50,000 पैर लगाएं, और 1,12,000 की जो संख्या है पिछले साल की सारे कैंपों में, पैरों सेंटर्स पे, उसकी संख्या बढ़ा के 1.5 लाख है। और अब तक
कुल मिला के छोटे रूप में शुरू किया। पहले साल में करीब 60 पैर लगे। लास्ट ईयर मैंने कहा आपको 1,12,000 पैर कैलिपर सब लगे। शुरू में पैर ही रहा है। तो इतना व्यापक काम हो गया और सब मिला के 23 लाख, 22.5 लाख तो हिंदुस्तान में और 50,000 विदेशों में। उसकी भी बात अलग से करूंगा मैं आपसे। इतना व्यापक काम हो गया। और एक ही हमने शुरू में तय किया कि हमारा आधार क्या है। वह कर्मार्जन कुप्पा, व्यापारी संस्था नहीं है, सामाजिक काम है। पहले दिन से हमने तय किया किसी से एक पैसा नहीं लेना। 23 लाख लोगों में से एक से 1 रुपया नहीं दिया। मदद की हमारे दानदाताओं ने, सरकारों ने। कई लोग सवाल पूछते हैं फिर जिंदा कैसे हो, दान कम आया, नहीं आया, किसी साल में बंद करोगे क्या? और हमारी तो श्रद्धा है कि अच्छे काम के लिए भगवान मदद करेगा। और अब तक 49 साल में 75 से लेके 50वां साल है, आज तक एक दिन बंद नहीं हुआ। एक साल में थोड़ा कम आया, उधार ले लिया, अगले साल ज़्यादा आ जाएगा। तो बिल्कुल टोटली फ्री। अब कई बार कहते हैं ना नॉट फॉर प्रॉफिट, तो वो वसूल कर लेते हैं कि खर्चा भी सवाल नहीं है। 1 रुपया नहीं लेना, और रुपया अगर आप लेना शुरू कर दो तो गरीब को तो मदद नहीं मिलेगी। हमारी आज की कीमत है 6,200 रुपया औसत एक पैर की। उसकी जेब में 100 रुपया नहीं, 50 रुपया नहीं। तो अगर आप लोग भाई कम से कम खर्चा दो या आधा दे दो या 10% दे दो, क्या कह रहे हैं उसको कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं, निकलो, यहाँ क्या जरूरत है भाई। और हमारा विश्वास है कि अगर आप गरीब की मदद करो, फ्री करो और बगैर एजेंडा करो। व्यक्तिगत एजेंडा हो गया तो फिर नाम कमाओ, तो फिर लोग नहीं देंगे मदद। तो तीनों आवश्यक है, और तीनों अगर हैं तो दुनिया मदद करेगी। मेरा पिछले साल खर्चा था 50 करोड़, 50 crore rupees. हाँ। और इस साल गोल्डन जुबली हमारी, और नंबर मैंने आपको आना 112 से 1,12,000 से 23 लाख करेंगे। खर्चा होगा 65 करोड़। अब बिल्कुल उम्मीद है सब आ जाएगा। नहीं आएगा तो उधार ले लेंगे, पैसा आ जाएगा। आया मदर टेरेसा के आपने देखा होगा, सारा फ्री है, सारा फ्री है, कभी तकलीफ हुई उनको? नहीं हुई कभी। अपना घर है, सारा फ्री है, सब फ्री है, तकलीफ हुई उनको? नहीं। पैसा आप लेते हो तब लोग सोचते हैं अगर इनके पास तो पैसा है फिर क्यों दें इनको। तो उल्टा है, आज हमें दान मिलता है। आप आश्चर्य करोगे कि पिछले साल मेरे पास 2100 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रुपया भेजा। अब जानते नहीं आने लोग। फिर आगे वर्ष CSR आ गया, तो CSR में अच्छी कंपनियां हैं जो चाहती है अच्छी संस्थाओं को पैसा दे। तो आप आश्चर्य करोगे आधे CSR के पैसे मेरे पास हम नहीं मांगते। कंपनियों से टेलीफोन आता, रुपया चाहिए क्या? तो मैंने देखा है कि डिवाइन फोर्सेस हैं, कुछ शक्तियाँ हैं ऊपर आध्यात्मिक, भला काम करो मदद करेगी। दूसरा हमने ये तय किया कि कोई ऑफिस बेरर 1 रुपया भी नहीं ले सकता है। हम चाय नहीं पी सकते यहाँ। आज तक 50 साल में न तो चाय पी किसी ने यहाँ, न किसी को पिलाई। वो आई कई लोग आते हैं, बहुत मशहूर लोग आते हैं। एक हमारे कैंप में प्रधानमंत्री महोदय है, भला नहीं पहना। मैं चंदा लूँ आपसे 6,200 रुपये का, आप किस उम्मीद में दे रहे हो कि सारा पैसा सिर्फ पैर लगाने या कैलिपर लगाने इत्यादि में खर्च होगा?
उसमें मैं एक माला के 200 रुपये निकाल दूँ तो आपके साथ धोखा हुआ ना, पाप है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लीगली रॉन्ग, नैतिक रूप से रॉन्ग। तो आज तक किसी को माला नहीं पहनाई। यूएस का एम्बेसडर आया कि टीम आई पहले कि उनको बुके दीजिए। मैंने कहा आप ले आइए, दे देंगे। कहा बुके नहीं देते हो? अरे मैंने कहा ये मेरे पास दान का पैसा था, 200 रुपये के 500 रुपये बुके के लग जाते, मैं कैसे निकालूं? तो ये आवश्यक है, सामाजिक संस्थाओं को सीखना पड़ेगा। उधरते हैं अरे पैसे नहीं चलेंगे कैसे, खर्चा तो चाहिए, सामान खरीदने का, डॉक्टर्स को देने का, वर्कर्स को देने का। पर भरोसा रखो, आएगा पैसा। आया, उन 50 साल तक आया, 50वें साल में और ज़्यादा आएगा। तो इतना व्यापक काम हो गया देश में। और एक और बताओ आपको स्थिति कि हमारे सेंटर्स पे आते हैं, मैंने आपसे कहा 33 सेंटर से हम हेडक्वार्टर्स को शामिल करते हुए फिर हम कैंप करते हैं। कश्मीर में आप समझो बॉर्डर एरिया में आर्मी हमें रेगुलर बुलाती है, आर्मी कोर कमांडर हाईएस्ट है, 1.5-2 लाख लोगों के नीचे आर्मी के, वो बुलाते हैं लद्दाख में, कश्मीर में, जम्मू में। अब तक हमने कोई 60 कैंप कर दिए, 15,000। सुना, बॉर्डर एरिया में कोई डर नहीं है। अरे कौन मारेगा? सब में इंसानियत थोड़ी बहुत तो है ना। एक्सट्रीमिस्ट भी होगा, आतंकवादी भी होगा, वो भी नहीं मारेगा। आज तक मारा नहीं। बजरंगी भाईजान ने ना फिल्म, उसमें वो सलमान वापस आता है, नीलम नदी, पाकिस्तान में नीलम कहते हैं और इधर कृष्णगंगा कहते हैं, वहाँ गया मैं। दत्ते वाला सबसे खतरनाक देखी हुई आपने पढ़ा कुछ दिन पहले कि 32 आदमी मारे गए वहाँ नक्सल। 6 महीने पहले मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ था, हमारा कैंप था, 600 लोगों के पैर कैलिपर लगाए, कोई तकलीफ नहीं। आर्मी को तकलीफ हो सकती है, पुलिस को हो सकती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को हो सकती है, हमें नहीं। दत्ते वाला सबसे खतरनाक जगह सुकमा, वहाँ कैंप किया, फिर अब की कर रहे हैं। और गढ़चिरौली भी वैसा ही है महाराष्ट्र में। इस पिछले साल 8-10 आदमी मारे गए। सरकारी आदमी मरते हैं, वो भी मरते हैं। मैंने मेरी टीम से, मैनेजर से पूछा कि भाई वहाँ क्या तकलीफ होती है आप? सब तकलीफ वहाँ नक्सल लीडर से आके हमसे पूछते हैं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सेवा के काम है, निष्काम भाव से अगर आप सेवा करो तो वो दिल जोड़ते हैं। और फिर विदेशों का आपको बता दूं कि 80 कैंप हमने किए पहले, और अभी 29 कैंप भारत सरकार ने करवाए, विदेश मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जिसको भी आप सारा पैसा वो देते हैं। प्राइवेट पार्टीज भी कराती है। अभी एक प्राइवेट पार्टी ने भी कराया हमारा कैंप तंजानिया में, कुछ दिन पहले कराया एक प्राइवेट पार्टी ने कॉन्गो में। अब कैंप कहाँ कराती है सरकार? अफगान सरकार और प्राइवेट दोनों। अफगानिस्तान में 5 बार गया। एक बार हम ठहरे हुए थे, 300 गज पे बम्बा की गिरा। हमारी एक बार टीम फंस गई, बड़ा मुश्किल से निकाला। पर वहाँ इतना आदर है क्या आप अंदाज नहीं कर सकते। एक परमानेंट सेंटर खोला, तालिबान की वजह से बंद है। पाकिस्तान गया मैं, सर अपनी स्टोरी पाकिस्तान बता रहा हूँ, 2-3 स्टोरीज हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीज़ा नहीं मिला 2 साल तक। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए,
तो उनके साथ खाना रखा किसी ने, पहले कौन मित्र ने। मैंने कहा साहब आप भले काम के लिए आ रहे हो और आप वीज़ा नहीं दे रहे हो। कह रहे वो मेरे पास जर्मनी से पैर आता और इंग्लैंड से आता, अमेरिका से आता। जयपुर फूड क्या करेगा, हमारे साथ जयपुर फूड के नाम से भी मशहूर है, जयपुर फूड क्या करेगा। मैंने कहा विजय ने तुम्हें बता दूँ कुछ कड़वी बात। क्या? मैंने कहा जयपुर फूड जो है वो तकने पे मुड़ता है। या राइट, वेस्टर्न डिज़ाइन का पैर तो अमेरिका इंग्लैंड में है $10,000 का, हमारी कीमत तो है $70 डॉलर की, 6,200 की लगा दो हिसाब। और वेस्टर्न डिज़ाइन में पैर दो उसी तरह का पैर, ऊपर वाले को $50,000 के, $10,000 का हमारे तो लाभ पक की कीमत है $10,000, 70 से 10,000। और उस $10,000 पर डॉलर के पैर में भी ये टकने पे मोड़ दी है। तो घूम कैसे बैठे? तो मैंने कहा साहब मुसलमान है आपका, इसका पैर कटा है, उखड़ू नहीं बैठ सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। जयपुर रोड पे चाहो तो जूता पहनो, चाहो तो मत पहनो। उसने जूता पहनना जरूरी है, जूता पहन के मस्जिद में कैसे जाएगा। मैंने कहा साहब आपने ऐसा इंतजाम किया, आप समझते हो मदद कर रहे हो आपके पाकिस्तानी विकलांग की, डिसेबल की, कि वो तो न तो मस्जिद में जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, आपने मुसलमान नहीं रखा। 2 दिन में वीज़ा मिला मुझे, फिर वहाँ किया इस्लामाबाद और कराची में कैंप, 1000 आदमियों को बेनिफिट किया। इतनी तारीफ, इतना टीवी पे, इतना अलमारों में, डॉन, जियो, सारे पता नहीं। फिर एक पहला कराची में मिली, वो राजस्थान में जन्मी, यहाँ बड़ी पटियाला में शादी हुई और पाकिस्तान 90 साल की थी, पाकिस्तान चली गई। उनका लड़का वाइस चांसलर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो सबसे मशहूर वहाँ की मेडिकल, वहाँ हमने कैंप किया। तो सुना दूसरा राजस्थान जाए और पैर लगा रहा भाई, वो तंदुरुस्त थी, देखा बहुत प्रसन्न हुई। उनके पाकिस्तानी को पैर लगे, दौड़े भागे, तो बोले कहा बेटा इधर आ, तो पास में गया। वो 90 साल की थी, मैं उस वक्त शायद 65 साल का हूँ। मुझे कहा कि बेटा मेरा जेवर ले जा, और मैंने कहा भाई मैं क्या कहूँगा जेवर का, कि नहीं हिंदुस्तान जाके बेच देना और पैसे आए उसके पैर लगा देना। न तो हिंदुस्तान था न पाकिस्तान था, न हिंदू था न मुसलमान था, सिर्फ इंसानियत बिलास हुआ है, लाने का सवाल नहीं था। फिर एक आदमी आया इस्लामाबाद में, दोनों पैर काटा हुआ, रेंगता हुआ। मैं तो सवाल पूछे, मुझे लगा सही नहीं बोल रहा है। मैं पूछा भाई क्या हो, कैसे हो, तो एक बार बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है ना कि सही नहीं बोल रहा है। तो पैर लगा दिए, मैं तो पैर लगाने का काम है, कैसे ही हो, झूठ बोले सच बोले। 2 दिन बाद फिर आया, कैंप चल रहा था हमारा। हर मैंने कहा पैर ठीक नहीं लगा, वापस क्यों आया? नहीं साहब चल के आओ ना, अच्छा है ना, फिर क्यों आए? कैसा उस दिन सही नहीं बोला आपसे, अब बोल दो। सब मुझे डर लगा कि मैं तो पाकिस्तान की फ़ौज का आदमी हूँ, आप हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तान की फ़ौज वाले आदमी की मदद करोगे आप? मैंने कहा भी हमारा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बोला साहब की उससे आ गया, बताता हूँ आपकी बात, बोलो। कि साहब मैं तो कारगिल में आप फौजों के सामने लड़ा और आपकी तोपों ने मेरे पैर उड़ा दिए और आपने पैर लगा दी। तो दूसरे पीछे एक दुबार नवीस बैठे थे, ले ध्यान नहीं था, देखते पाकिस्तान के अखबार में छाप दिया कि देखो ये, look at this irony, these Indians head is like chopped off, these Indians are now doing limbs। कि देखो इसके कैसी अजीब सी बात है कि हिंदुस्तानियों ने इस आदमी के पैर उड़ा दिए और हिंदुस्तानी वापस पैर दे रहे हैं। तो आप समझिए इतनी तारीफ। मैं फिर आपको निवेदन करूँ कि कोई हिंदुस्तान मुसलमान
हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या हिंदू है, मुसलमान नहीं रहा। फिर कहा था परमानेंट सेंटर खोल, वो सेंटर खोलेगा। हमने कहा हम तो खोल नहीं सकते, तो हमने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया। कराची के सेंटर में कल मेरी बात हुई वहाँ, ओके। 34,000 लोग पैर देती अब तक है, ओहो। टोटली फ्री। और हिंदुस्तान में सबसे अगर कोई हिंदुस्तान का उत्पाद है, प्रोडक्ट है, इसकी पाकिस्तान में सब ज़्यादा तारीफ वो जयपुर करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया खतरनाक जगह, यस। ईरान खतरनाक। अभी खतरनाक है। 6 महीने पहले मैं ईरान में था और वहाँ किसने पैर लगवाया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, यूएन एजेंसी है, उसने फंड दिया, पैसा दिया, पेशेंट हो रहा है और तेहरान में पैर लगे। और अभी एक एग्रीमेंट कर रहे हैं हमसे और जगह के हम करेंगे। तो भारत सरकार ही नहीं, प्राइवेट पार्टी ही नहीं, यूएन एजेंसी भी अब आ रही है। एक तो करा दिया और आगे कराएंगे। इराक 3 कैंप किए, करबल बगदाद में किया, करबला में किया, एक हमने कैंप किया और 6 महीने बाद वहाँ दंगे हुए, 300 आदमी मर गए। ऐसी खतरनाक जगह, हमें कोई तकलीफ नहीं, बनस्बती बचती है। पैलेस्टाइन लड़ाई चल रही है ना अभी। हाँ हाँ। 15 महीने पहले पैलेस्टाइन में मैं खुद था, मेरी टीम थी। गाजा में नहीं जा पाए, रमल्ला एक शहर है दूसरा वेस्टर्न पैलेस्टाइन में, वहाँ हमने 650 बैल लगाए। हम तो आज भी जाने को तैयार है। बीच में एक बात चली थी वापस भेजने की, तब लड़ाई बढ़ गई। पर योगी तो बताया कि वहाँ 6 महीने पहले के 1,000 बच्चों के पैर कट गए, तो हम जाके सबसे पहले बच्चों के लगाएंगे। ओहो। मैंने आपसे कहा ना कि इस काम में और सारी दुनिया में, अब अफ्रीका में कम से कम सबसे ज़्यादा पैर तो अफगानिस्तान में रही है, अफ्रीका में लगाए। कोई देश होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 43 देशों में 109 कैंप कर दिया। अभी मंगोलिया में कैंप चल रहा है। मंगोलिया। हाँ, 200 पैर तो लग गए। हिंदुस्तान की तारीफ जहाँ भी जाते हैं इतनी तारीफ होती है, तारीफ चाइना से तुलना करते हैं। चाइना का भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। नहीं नहीं। और रुकनाशीन देश, कंपैशनेट कंट्री। अभी मंगोलिया का मुझे बताया, मैं नहीं जा पाया, मेरे साथी वो गए, मिनिस्टर आए, पैर लगे एक बच्चे के, ये सामने चला दौड़ा, आंसू आ गए। तो मैं साहब हमारे साथ MOU करो, एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट कराया 3 दिन में कि आप मंगोलिया में सेंटर करने एस्टेब्लिश करने में मदद करूँगा। दस्तखत हो गए और हमारी टीम भेजेंगे, सरकर्ता सब वो करेगी। इतना हिंदुस्तान हो, बाहर हो, और एक जो खास बात आपसे कह होंगे, कोई भेदभाव किसी तरह का हो नहीं सकता, किसी जाति के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर, हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं। सर कितना इतना बड़ा वर्क, और सर इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब NGO को लेकर आप संभाल रहे हो और इतना बड़ा काम कर रहे हो सर। और तो सर ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अवसर मिला। तो उसके पहले एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि आप जानते हैं मैं इंडियन IAS का हूँ। यस सर। सन 61 में IAS में आया मैं, और सन 1969 में मैं कलेक्टर जैसलमेर था। ओके सर। तो मैं तो वहाँ फिल्मिंग का काम कर रहा था और रात को जा रहा था कमले बांटने गाँव में, और भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा जो हड्डी है, ये जांग की, राइट जांग की, लाइक सर। उसके 40,000 टुकड़े हो गए। 40,000। 40,000 40, ओके। सब रो
कुछ चूड़ा हो गया। और डॉक्टर्स ने एक बात समझा कि मैं तो गया। बाद में मुझे बताया कि हम तो समझ रहे थे कि अब खत्म हुआ। जोधपुर लाए जैसलमेर से, वहाँ ऑपरेशन हुआ। पहले सोचा पैर काटेंगे, फिर कहा ट्राई करते हैं, बचा लिया। 5 महीने अस्पताल में रहा। उस वक्त मैंने, मेरा अनुभव था, मेरा अगर पैर कट जाता तो सरकार मुझे इंग्लैंड अमेरिका भेज देती अपने खर्चे पे। मेरे ड्राइवर का पैर कटता तो वो कहाँ जाता, राहगीर का पैर कट जाता वो कहाँ जाता। तो यार कुछ करना चाहिए। अब मैं बिस्तर में पैर ऊपर सर नीचे 5 महीने तक, 5 मंथ्स, वो 5 महीने अस्पताल में रहा। तो और कुछ हुआ ना तो थोड़ा सा ऊपर ऐसा कर सकता था। तो सब महावीर को पड़ा बहुत अजैन। तो इसमें जैन अजैन का वही नहीं। मैंने कहा अब हमारे जो 23 लाख लोग में कम से कम 4 लाख मुसलमान होंगे, 37-38 लाख शुरू टाइप के लोग होंगे, 23 लाख, 230 लोग भी जैन नहीं। तो मतलब वो नहीं। पर महावीर को खूब पड़ा। महावीर कहते हैं कि सबकी मदद करो, जो बीमार है उसकी सेवा के लिए तत्पर रहो, महावीर का आगम कहता है। महात्मा गांधी को बहुत पढ़ा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन था और रोज सुबह गाते थे, वैष्णव जन तो कहने के ये पीर पर आई जाने दे कि दूसरों का दुख देखो समझो। से फिर एक और व्यक्ति थे क्रिश्चियन, मदर टेरेसा से बड़ा आदमी समझता हूँ मैं, डॉक्टर एल्बर्ट क्वाइटस। कॉन्गो में 50 साल रहे, अस्पताल स्थापित किया, लोगों में मदद की, फी की, हो गया बॉन हो गया। कॉन्गो 2 टुकड़े हो गए, कॉन्गो या 3 हो गए। तो वो तमाम बैठ के वेजिटेरियन, शाकाहारी, वहाँ बैठ के हिंदुस्तान की के दर्शन पे, इंडियन फिलोसफी ऑफ थॉट पे किताब देखी। कगे बात भी था, पर सेवा भावी तो इतना जबरदस्त, नोबेल प्राइज मिला उसको, मदर टेरेसा बहुत पहले मिला। उसने कहा, अब मैं बहुत पढ़ा उसको, उसने कहा कि लेट्स जॉइन द फ्रेटर्निटी ऑफ दोज हु बेयर द मार्क ऑफ पेन, क्योंकि जमात पे शामिल हुई है जिनके दिल में दर्द है। दिन ये था, कितनी बड़ी बात कही, राइट सेट, वो जम गई। अच्छा, मैं सरकारी सेवा में मैं कैसे संस्था बनाऊं। फिर मेरी मदर बहुत धार्मिक, कुछ संस्कार दिए अनुकंपा के। फिर मेरी वाइफ, तो 5 लोगों ने मुझे प्रभावित किया। और एक छठा भी कह दूं कि मेरा आचार्य है, हमेशा कहते सेवा करो, तुझसे करोगे नहीं करो, क्रिया है धार्मिक, सेवा करो, ये सबसे बड़ा धर्म। कुछ लोगों का आप समझ लो प्रेरणा में नहीं। सर, अपनी इतनी बड़ी आप फाउंडेशन चला रहे हो, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है चीज़ों को लेकर, फाइनेंस को लेकर। दूसरा ये है कि जिनके पैर कट जाते हैं, उनको पैर तो मिल जाता है, पर उनको ये इमोशनली कैसे रिकवर करते हो? आप कि कोई संस्था आप चलाओ, एनजीओ चलाओ, तो बहुत तकलीफें बहुत आती है। तो सबसे पहले तो है कि लोग ये समझते हैं कि एनजीओ है, सामान्यतः ही लोगों का ये विचार रहता है कि शायद सही नहीं हो। हाँ, तो आपकी रेपुटेशन कैसे बनाए, सबसे पहले सबसे जरूरी वो बात है। उसके लिए हमने कुछ बिल्कुल शुरू से पहले दिन से तय किया कि कोई पदाधिकारी 1 रुपया भी संस्था से नहीं ले सकता है। यहाँ इस हद तक बात चली गई कि संस्था आपको पानी अगर मना पड़े, मिनरल वाटर, तो अपने खर्चे मंगाइए, पानी नहीं पी सकते संस्था का।
लड़का है पी लो फ्री, पैसे क्यों नहीं ले सकते आप, लगाओ खुद। आज तक 50 साल में किसी ऑफिस बेरोज ने सस्ता की चाय ली, वो बिंदु ये है, आपसे मैं चंदा लूं, आज की कीमत है 6200 रुपया, आपने किस उम्मीद में पैसा दिया कि सारा पैसा पैर लगाने में उपयोग ले गए। सही बात है। उसमें मैं 10 चाय का 10 रुपया निकल लगता है, पानी की बोतल 15 रुपए की आती है, 10 या 15 रुपए का पानी पी लूँ या चाय पी लूँ मैं, वो आपके निकल गए ना रुपए, आपके साथ धोखा हुआ ना, छोटा ही सही, बहुत छोटा सही, धोखा धोखा ही है। तो ये पाप भी है और कानूनी भी है, बीच ऑफ ट्रस्ट भी है। तो तब तानदाता देखते हो हमारा खर्चा जो आज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस है अपने, सीखी प्रहलाद की बात मुझे पूछी थी पहले, यस। उन्होंने कहा कि आपका खर्चा कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस, प्रशासनिक खर्चा कितना है, उससे चेक कराया, अपनी टीम लगाई मिशिगन यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि साहब इनका 4% है, 4% ओनली, जबकि बड़ी से बड़ी संस्था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनका है खर्चा 60%, 65%। मैं अफगानिस्तान गया तालिबान गिरने के बाद 2003 में, कोई 100 NGO होंगे वहाँ, अफगानिस्तान मदद के नाम से आए, किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड खर्चा 80% से कम नहीं था। तो आप $100 दे उनको, 80 तो उधर ही चला गया, मरीजों को तो $20 मिला, $20 मिला। तो सही है, ये देख के दानदाता हमको मदद, फिर काम देखते हैं, फिर ट्रांसपेरेंसी है कि जो भी वो काम पैसा देते हैं बड़े डोनर्स, सबको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, सबको बैलेंस शीट, सब चीज़ है। और मैंने आप तक कहा कि डोनेशन किस और से ज़्यादा डोनेशन तो ऑनलाइन आए मेरे पास, छोटे छोटा डोनेशन 2 रुपया आया, बहुत ज़बरदस्त था डोनेशन उसका, महिला का, अंग्रेजी महिला, आई रोई वो, रोते रोते कहा मैं आई विल गिव यू 1 मिलियन पाउंड्स, इसका रुपये में ट्रांसफर होके 8 करोड़ 32 लाख आया, और एक 2 रुपया दिया, तो 2 रुपया तो उसने सब कुछ दे दिया तो जो के जेब में था, उसने बहुत बड़ा डोनेशन दिया। तो आज भी मैं तय नहीं कर रहा बड़ा कौन सा है, सामाजिक काम में भीख मांग, खुद के लिए मांगो तो बिखरम हो, सामाजिक काम के लिए भीख मांगो तो बुद्ध आपका जो अहम है वो खत्म होता है, जो धार्मिक क्रिया है। मैंने मजाक में कहा कि साहब देखो ऐसा है, 50 करोड़ रुपया भीख मांगता हूँ मैं, तो हिंदुस्तान का मजाक में कहा मैंने कि सबसे बड़ा भिखमंगा मैं हूँ। सुनिए आप, किस तरह में लिख दिया, फंडिंग का खर्च कैसे होता है, सबसे पहले कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमास में कि आई एम द बिगेस्ट बैगर ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भिखमंगा मैं हूँ। केस स्टडी में अब लाखों या हज़ारों लोगों ने पढ़ी होगी, लाखों नहीं तो मुझे एक अमेरिकन मित्र ने मजाक में कहा, हार्वर्ड में बुलाया मुझे लेक्चर के लिए, कि मेहता आप सब जाओगे हॉल में तो आपका परिचय क्या देंगे वो, तो स्टेज से अब वो बोलेगा आदमी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भिखमंगा आया, खा के ताली बजाओ, उठ के ताली बज, सुनिए तब ये आनंद की बात है
भिकमंगा हो गया भी आनंद की बात है। चौथा ये कि हम और ध्यान रखते हैं कि कोई खरीद दो तो सबसे पहले शर्त ये होता है खरीदारी में गड़बड़ करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो सारा काम टेंडर से होता है और हम नहीं बैठते हो। मेरे को याद है कोई टेंडर कमेटी नहीं बैठा, टेल कमेटी बैठती 6-7 आदमी, एक आदमी भी नहीं तय करता। तो और एक कोशिश ये करते हैं इनमें लोगों को मालूम कैसे पड़े। हाल ही हो गया कि हमने, आप आश्चर्य करेंगे, हमने एडवर्टीजमेंट पे ₹1 आज तक खर्च नहीं किया, तो संख्या कैसे बढ़े, ये भी एक ज़रूरी है। हाँ देखो भाई, आप काम करो, बहुत अच्छा काम करो, और 10 लोगों को फ़ायदा कर दिया, 20 को कर दिया, क्या हुआ, प्रभाव क्या रहा उसका? प्रभाव क्या हुआ? मुख्य बात तो है कि भाई भला काम करो, व्यापक स्तर पर करो, वो कैसे करो, और एक बात और है, क्वालिटी कैसे रखो। गरीब को कोई चीज़ दो, अच्छी दो, ऐसा नहीं मुफ्त में दे दिया तो कोई चीज़ पकड़ा लो, अन्याय फिर। तो क्वालिटी कैसे हो, तो जयपुर फूड इतना बढ़िया है साहब, आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें बन रही है। तो हिंदुस्तान का इन्वेंशन कौन सा है जो दुनिया भर में मशहूर है? देखिए, एटॉमिक एनर्जी नकद है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम था। पर है नकल। हाँ बिल्कुल। आपने नया थोड़ी किया। नहीं नहीं नहीं। स्पेस है, इसके बहुत बड़ा काम है, सो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो आपका नया काम है क्या? नहीं, नकल है। मेडिसिन से है, बहुत बड़ा काम है। हिंदुस्तान आज फार्मेसी हो गया दुनिया। 45% अमेरिका में जो जेनेरिक मेडिसिन हिंदुस्तान से आती है। आती है। और आपका क्या काम है? रिसर्च कहीं और हुई, आपने काम किया। मुझे आप बता दो, हिंदुस्तान का इन्वेंशन कौन सा है, छोटा बड़ा? बहुत छोटा है जयपुर फूड, तो बताया मुझे लोगों ने। नैनो, टाटा वाला, फॉर्चुनेटली फेल हो गया, पर दुनिया को हिला दिया उसने। हाँ बिल्कुल। और अब वापस से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, उससे शायद नैनो वापस प्रमुख हो जाए। लंच करने जा रहे हैं। और दूसरा जयपुर फूड। अब बता दो कोई हिंदुस्तान का कोई इन्वेंशन। जयपुर फूड बहुत बढ़िया बना, SMS मेडिकल कॉलेज में बना, हमने नहीं बनाया। उसके बाद में सारे सुधार हमारे यहाँ हुआ। आज ISI हमारे पास एक ही फुट है जिसका ISI हिंदुस्तान में। ISI मतलब कितनी सख्त है उसकी कंडीशंस, चेकिंग, टेस्टिंग। टेस्टिंग। हमारे स्पेशल लैब है जो हमारा हम खुद बनाते हैं। गड़बड़ नहीं। फिर डॉक्टर्स, हमारे फीडबैक जितना हमारे पास है, डेटा हमारे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं। पेशेंट का फीडबैक आता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो छोटे मोटे हमारे वर्कर्स हैं, वो सजेस्ट करते हैं साहब ये चेंज करो, वो चेंज करो। तो फिर हमने कहा साहब बड़ी संस्थाओं से खोज देख कर आए। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सारी सिलिकॉन वैली उसके पीछे चलती है। उस यूनिवर्सिटी ने हमें मदद की और नया जॉइंट बनाया, इसको जयपुर डी कहते हैं। घुटने के ऊपर जिसका पैर है, एक जॉइंट चाहिए, घुटना तो है नहीं, हाँ नहीं है। वो जॉइंट बनाया, जयपुर डी कहलाता है। टाइम मैगजीन USA, जो हिंदुस्तान के बहुत भक्त ही है, उसने कहा कि जयपुर डी दुनिया के 50 बेस्ट इन्वेंशन 2009 के उसमें जयपुर डी शामिल है। हाँ बता दो हिंदुस्तान का किसी, और उसकी कीमत है $20। वो हिंदुस्तान में बनवा रहे हैं, डिज़ाइन आ गई वहाँ से, हमारे साथ काम किया है, MOU था, पर इंजीनियरिंग वहाँ हुई, टेस्टिंग हमारे यहाँ हुआ, फीडबैक हमारे यहाँ से मिला, तो हमारा भी योगदान था, और इंजीनियरिंग वहाँ हुई। अमेरिका में टाइम मैगजीन कहती है कि तुलनात्मक जॉइंट, उसकी कीमत है $10,000। US में। हाँ, और 35,000 जॉइंट हमने लगा लिया। आप सोचिए, गरीब आदमी जिसके जेब में ₹100 नहीं है, घुटने के ऊपर पैर कटा हुआ हमारे यहाँ, और उसको जॉइंट मिला जो अमेरिका की दृष्टि से अगर आप देखें तो 8 लाख का जॉइंट मिला उसको। तो आज हम कहते हैं कि हमारा एक लड़का हमारा है, पैर लगा हुआ जयपुर खुद का, वो आपको फोटो देंगे, लगा देना, वो 1 किलोमीटर 4 मिनट 30 सेकंड में भाग लेता है। वो आपने सुना होगा, ओलंपिक में एक आदमी दौड़ा था, नॉर्मल ओलंपिक में, एक दोनों पैर कटा हुआ आदमी, प्रिटोरियस। पिटोरियस।
और वो क्या दौड़ा, कैसे दौड़ा, पैर थोड़ी था, रॉकर था, ब्रेक थी। तो कोई हमारा कोई हम तो कहते हैं ले आओ अमेरिका का पैर दौड़ा दो, उगड़ू बैठ जाए, दौड़ ले, पैर में चढ़ जाए, घुटने के नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं चढ़ सकता। तो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट, मदद तो करो यार। ऐसा नहीं कि आप गरीब है तो बिग पंगा ट्रीट कर दिया, दे रो पैर। इज्जत हो बीच हमारे भाई बहन, गरीब है तो क्या हुआ। सर ये थॉट बहुत कम होती है जो आपने बताई कि आत्मसम्मान। अरे आप मैं बता रहा हूँ आपको, आप वही बता लो, बहुत पुरानी बात है। क्या है, गुजरात का लड़का आया, को दिया, पैर दिया, सामान भी दे दिया कि भाई आर्थिक रूप से ही भी हमारी एक कोई एक्टिविटी है, चाय का ढाबा दे दिया। वो 200-300 रुपये सुबह ले, 6 महीने बाद फिर आ गया, फिर कहा मेरे चोरी हो गया। बंदे का थोड़ा दिमाग से ऐसे ही था, तो कौन बहस करे इससे, तमाशा हो जाता है सकता। फिर दे दिया पैर भी, और चल अरे वो पैर कौन ले जाएगा, फिर भी दे दिया। मैं दिल्ली रहता था उन दिनों में, भारत सरकार में था, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हर हफ्ते आता था मैं। आया वापस, तीसरी बार फिर आ गया। मैंने कहा कि मुझे चाय का सामान दो, तो मैंने कहा 2 बार दे दिया, किसी को तो 1 बार भी नहीं देते। नहीं दो, मैं चल रहा, पीछे भी चल रहा, 2-3 बार फिर कहा दो दो दो, नहीं देंगे नहीं देंगे। आप विश्वास करोगे, जम के एक मुझे थप्पड़ लगा, थप्पड़ जम के। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डर लगा कि मेरा स्टाफ को भी इसका मुद्दा बना देंगे, मारपीट। मरीज जो थे वो मेरे पक्ष में होते, दूसरे मरीज पुरता बना देंगे, हाथ ऊपर रखे, मन को इसको छुएगा नहीं। मैंने कहा ये मेंटल है, बीमार है। अभी बीमार का मेरे घर में अगर कोई बच्चा हो और भी मेंटल हो जाए और मेरे गाली निकाले, थप्पड़ मारूंगा क्या। अभी हमारे बच्चे हैं ये, और समझो इनकी। आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद कई वर्षों बाद, बहुत पुरानी बात, कई बार आया ही, मालूम नहीं था। एक दिन मेरे किताब के मेंबर ने कहा, तो गोविंदा दिखता है, और इस बार साधु बना हुआ, दाढ़ी, फिर आपने पहचान दिया। कहते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वहाँ पैर फिर बनेगा, 3.5-4 साल बाद पैर बनता है। तो बस अब आपने पहचान लिया, और मैं अब उनसे साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आया मेरे पास लेके, मेरा तारीख है हमारे ऑफिसर, तो सब माफ़ी चाह रहे। मैं किस बात की माफ़ी, मैं बोलिया तुम ही भूल जाओ। इतने सालों बाद कैसे आए कि साहब, मैं कई बार आया, चुपचाप आया, लगा कि चला गया, माफी मांगता हूँ। मैंने कहा आज क्या चाहिए, क्यों मांगो देंगे। सुनिए कि आज कुछ नहीं चाहिए, मैं साधु हूँ, ऋषिकेश में रहता हूँ, खाना पीना हो जाता है, लोग दे देते हैं ना, ऐसी घटनाएं होती है साहब। सर वही सर, एक आप आईएएस कैटेगरी के आपने रहा, आप कलेक्टर भी है, आप सेबी के चेयरमैन भी है, और सर इस पोजीशन पे है आप जो मतलब एक लोगों का ड्रीम होता है सर, वो देखा सर इससे, और इस एक एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ को लेकर जो आज। मैं बताऊँ आपको कि जैसे आप कमरे में आए ना, लाइट लगा दी, वापस गए, लाइट उठा दी, तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, सरकारी काम है वहाँ, एक्टिविटी, सामाजिक काम है वहाँ, दूसरा रोल है। तो मैं तो बिल्कुल स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता हूँ।
दातवान मैं सरकार में था, सख्ती काम किया। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं जब के एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री था तो 4 बैंक के चेयरमैन को डिसमिस किया। वो सुन लो, सर आज आपकी जिस जो एज है सर, उस वक्त लोग बाग कहते हैं कि अब सारा काम हो गया है, अपनी रिटायरमेंट भी ले लिया है, एंड उसके बाद केवल एक अपना घर देखता है। बट फिर आज भी सर इस एज में भी आपको, आप इतने एक्टिव हो, इतनी एनर्जी है। देखिए इसका कारण यही है, डॉक्टर ये कहते हैं कि आनंद का काम, वहाँ शरीर में 2 हार्मोन बनते हैं, एक तो सेरोटोनिन और एक है डोपामिन, कि उससे आपका स्वास्थ्य बढ़ता है, दिमाग अच्छा रहता है। तो इनफैक्ट मेरी आज जो उम्र है, मैं 85 साल पूरा कर चुका हूँ। सर तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी उम्र का एक कारण ये है कि आप आनंद में रहते हो। सर वो फील हो रहा है, मैं आपके साथ बैठा हूँ और मुझे फील हो रहा है कि वो की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे भी, कि ग्रेविटेशन होता है ना कि चुंबक के पास आप बैठ जाते हो तो आप खुद भी खींचे आते हो, तो वो ये फील आ रही है सर। एंड सुनो, मैं तो आपसे कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे जो भाग्यशाली लोग हैं उनमें मैं एक हूँ। सर आपका, आपकी इस संस्था का आगे विज़न क्या है? विजन ये है कि संस्था और बढ़े, हिंदुस्तान दुनिया में इतने लोग हैं, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाए, हिंदुस्तान में बढ़ाएं और जगह बढ़ाए, नए सेंटर खोल रहे हैं, नए एरियाज में जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज में ख़ास तौर से जाएं, टेक्निकली इम्प्रूव करें। और मैं निश्चित हूँ फंडिंग भी नहीं करना पड़ेगा, पर जिस तरह की बातें हो रही है फंड आ जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी। बस हम ये सबसे ये विजन है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो नीतियाँ हैं, सामाजिक या धार्मिक नीतियाँ हैं, उससे हम विचलित नहीं हो। ऐसा नहीं हो कभी ये कोई फैसला कर ले मेरे जाने के बाद कि फ्री नहीं करेंगे, यस सर। क्या देखे साहब, तो कई बार होता है, अरे फ्री क्यों होता है, हमारे खुद के लोग कहते हैं, मैं जब फ्री करने से ही शब्द आता है, तो जिस पैसा लेना शुरू किया लोग बंद कर देंगे, अरे इनके पास तो पैसा है, पे पैसा है के पास। आएगा कितना पैसा, 5%, 2%, मरीजों से कितना आएगा, बहुत जगह नहीं आएगा। और लोगों को लगेगा अरे इनके पास पैसा है, इनको क्यों दे, तो ऐसी संस्था को दो ना, मतलब से ऐसा दो, अपना घर को दो, कोई और संस्था हो को दो। उल्टा है, लोग समझते नहीं है कि हम आज आर्थिक रूप से जिंदा अच्छी है, हम खुश नहीं रहते किसी से। सर हमारी यंग जनरेशन को आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि वो ऐसा, बिकॉज़ बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से की सकारात्मक सोच रखते हैं, तो एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे लोग बाग ऐसी संस्था से जुड़े, ऐसा काम करें। मैसेज इतना ही है, भला काम करो, आनंद दिया। राइट सर। थैंक यू सो मच सर, जो आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए सर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों आज इस पॉडकास्ट में हमने बात करी कैसे हम निस्वार्थ भाव से लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर सकते हैं। हमने देखा कि डी आर मेहता जी ने इस संस्था की मदद से लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करी है, उन्हें विकलांगता से दूर करके, एक छोटे से कदम से चालू करके आज उन्होंने एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था बना दी इसको। और इस संस्था के माध्यम से जो लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हुई है, उससे उनकी उन्हें एक आत्मसम्मान मिला है। तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को ये ज़रूर पहुँचाइए कि कैसे हम अपनी सेवा से जुड़कर लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर सकते हैं। और जब किसी न किसी व्यक्ति की ज़िंदगी चेंज होती है, तो वह हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देता है। तो ये पॉडकास्ट आप लोगों तक लास्ट तक पहुँचाइए, जिससे कहीं न कहीं पे जो विकलांग है, वो उसकी ज़िंदगी चेंज हो सके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिख कर बताइए कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, और हम ऐसे पॉडकास्ट आगे भी करते रहेंगे, जैसे जिस तरीके से जो हमारे देश में और हमारे समाज में कुछ नया परिवर्तन लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच।
इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए।